हिंदी साहित्य में आज सुनिए प्रसिद्ध हिंदी लेखिका शीला इंद्र की लिखी हुई कहानी स्वेटर के फंदे। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। जिस बात से माँ जी डर रही थी वही हुई। बाबूजी 2-4 कौर खाकर ऐसे ही उठ गए। जब खाने बैठे थे तो ऐसा नहीं लगता था कि भूख बिल्कुल है ही नहीं। यूँ जब से दोनों दुकानें दंगाइयों ने जला दी, उनकी क्या, घर में सभी की भूख प्यास नींद उड़ गई थी। पर रोया भी तो कहाँ तक जाए, आंसू भी तो इतना साथ नहीं देते। हाँ, माँ जी को मालूम है कि बाबूजी की आंखों ने कभी खारा जल नहीं बहाया, पर उनकी छाती से उठती वे दिल को चीरती गहरी निश्वासें माँ जी ही जानती थी कि वो रो रहे हैं, ऐसे कि रो रो कर उनका हृदय छलनी हुआ जा रहा है। ऐसे गुमसुम होकर बैठोगे तो कैसे चलेगा? आखिर इन बच्चों की तरफ देखो ना, अपनी खातिर नहीं इन्हीं की खातिर सही कुछ हंसो बोलो तो। तुम्हारी वजह से बच्चे भी सहमे सहमे से रहते हैं, वो कहती। पर बाबूजी भी बिना कुछ कहे सिर झुका लेते। फिर धीरे धीरे वो हंसने बोलने भी लगे। बच्चे जब घर में आ जाते तो उनसे 2-4 बातें कर खुश हो लेते। थाली सामने आती तो पेट भर के खा लेते। पर आज माँ जी सुबह से ही डर रही थी कि छोटी बहू की नौकरी कर लेने की बात सुनकर खाना ना खा सकेंगे। उन्होंने बहुतेरा कहा, जा अपने ससुर से आज्ञा तो ले ले कि नौकरी करूं या नहीं। पर वो अड़ियल टट्टू की तरह अड़ी ही रही। बोली, बाबूजी के पास जाने का, उनकी आज्ञा लेने का मेरा साहस नहीं है माँ जी। वो कभी हाँ नहीं करेंगे और मैं उनकी ना सुनकर फिर हमेशा के लिए बंध जाऊंगी। ना माँ जी, उनकी आज्ञा लेने की तो बात ना कहिए, बस आप आज्ञा दे दीजिए, मेरे लिए वही बहुत है। माँ जी की आंखों में आंसू भर आए। आंखें पोंछते पोंछते वो बोली, जा तू अपनी ज़िंदगी पक्की है, मैं क्या कह सकती हूँ, कुछ कहने को रहा ही कहाँ है। अब तो ये घर गृहस्थी सब तुम दोनों के सहारे है। और पाँव छूती बहू के सिर पर हाथ फेरती माँ जी के हृदय से जाने कितने आशीष फूट रहे थे। और छोटी बहू, उल्लास से भरी छोटी बहू 2-2 3-3 सीढ़ियाँ कूदती चली गई जैसे छोटी बच्ची हो। छोटी बहू के बजाय माँ जी को खाना परोसते देख अनायासी बाबूजी पूछ बैठे, आज छोटी बहू कहाँ है? कितनी बातें आई मन में, कह दें तबीयत खराब है या सहेली के घर गई है या कि मायके गई है। पर उनके मुंह से निकला, छोटी बहू को कॉलेज में नौकरी मिल गई है। उसने तो कई बार कहा कि तुमसे आज्ञा ले लूं, पर मुझे ही याद नहीं रहा। और फिर जैसे कुछ भूल गई हों, ऐसे ही तेजी से उठकर चली गई। बाबूजी ने किसी तरह 2-4 कौर निगले और उठ गए। खाना माँ जी से भी कहाँ खाया गया। जिस छोटी बहू को उन्होंने कभी इज्जत की नज़र से नहीं देखा, वही आज घर की टूटी नौका की खवैया बनी हुई है। जिस छोटे लड़के राजकिशोर को घर में सदा उपेक्षा मिली, वही आज घर का सबसे बड़ा सहारा बना है। कितना तिरस्कार करते थे बाबूजी। पढ़ेगा, हजारों रुपया बर्बाद करेगा, दिमाग खाली करना, समय बर्बाद करना, बस। इतनी मेहनत अपनी दुकान पर करता तो आदमी बन जाता। लल्लू जी, तुम जितना पढ़ लिख कर इतना समय और रुपया बर्बाद करके कमा रहे हो, उतना तो हमारा मुनीम कमा लेता है। पर राजकिशोर के मन में आदमी की परिभाषा कुछ और थी। एक मानसिक भूख थी जो जितना निगलती उतना बढ़ती ही जाती थी। ज्ञान पिपासु की प्यास क्या रुपए से मिटती है? यूनिवर्सिटी का रीडर राजकिशोर अपने विद्यार्थियों के साथ कितना परिश्रम करता, अपनी स्वयं की भूख मिटाने को कितना अध्ययन करता, इसका कोई अंत न था। रुपए कितने मिलते? कुल दोनों दुकानों से खिंचकर आती अथाह संपदा के मुकाबले सागर में बूंद के समान। वे रुपए माँ जी अपने सेफ में ऐसे डाल देती जैसे 2-4 नए पैसे डाल दिए हों। फिर राजकिशोर सबका विरोध करके केवल पढ़ा ही नहीं था, वरन अपनी पसंद से MA पास लड़की से शादी भी की। न रुपया न दहेज, जो आज तक खानदान में कभी नहीं हुआ था, वो राजकिशोर ने किया। शाम को बाबूजी ने छोटी बहू को बुलाया। घबराती सहमती करुणा सामने पहुंची तो बाबूजी का गला भर्रा रहा था। लगा जो कुछ बोलना चाहते हैं कह नहीं पाएंगे। कुछ ठहर कर बोले, बेटी,
जिसको हीरा समझा था वो पत्थर निकली, और जो टूटे कांच की तरह करकती थी सो तू हीरा निकली। बड़ी बहू जो इतने मान सम्मान से घर में आई थी, इस दुख के समय हमें छोड़कर मायके चली गई, क्योंकि यहाँ ऐशो आराम की कमी हो गई थी। और तू अगर मुझसे पूछती भी तो मैं मना नहीं करता, मना कर ही नहीं पाता। भगवान तुम्हें सुखी रखे, इससे आगे उनसे कुछ भी नहीं कहते बना। आंसू पोंछती करुणा चुपचाप वहाँ से चली आई। बड़ी बहू अपने दोनों बड़े बच्चों को साथ न ले जा पाई। रीता 9वीं में पढ़ रही थी और दीपक 8वीं में। बस 4 वर्ष की माला उसके साथ गई। बाबूजी सब देखते रह गए। यही रत्ना बिना सास ससुर की आज्ञा के नीचे से ऊपर भी न जाती थी, वही बिना कहे मायके चली गई। जब तक दौलत थी रत्ना ने हर बात को सिर आंखों रखा। आज बाबूजी को लग रहा था कि वो आज्ञा सास ससुर की नहीं, धन दौलत की मानती थी। माँ जी दूध लेकर आई तो बाबूजी ने उनकी ओर से करवट बदल कर पूछा, दीनानाथ जी के यहाँ 1.25 लाख का सामान गया था, रुपए अभी तक नहीं भेजे? रामकिशोर से कहा था। लगा दूध का गिलास माँ जी के हाथ से छूट पड़ेगा। कांपती सी आवाज़ में बोली, तुम दूध पियो, मैं शाम से पूछूंगी। पूछूंगी क्या? महीना भर तो हो गया तुम्हें पूछते, उसे हो क्या गया है? रुपया लाता क्यों नहीं? क्या वो मना करते हैं देने को? शाम से कहो उन्हें बताए कि दुकानें ही जली हैं, बही खाते नहीं, बही खाते हम घर में रखते हैं। और ये लड़का मेरे सामने क्यों नहीं आता? माँ जी की आंखों से रोकते रोकते भी 2-4 आंसू टपक पड़े। काहे को परेशान होते हो? दुकानें जल गई समझो हमारे भाग्य भी जल गए। श्यामू ने तो क्या किया? श्यामू ने कुछ कहो तो। आखिर कब तक चुप रह सकती हूँ? माँ जी अटकते अटकते बोली, इस घर में आज तक तुमसे छिपाकर कभी कुछ नहीं हुआ। अब बाबूजी उबल पड़े। पहलियाँ क्यों बुझा रही हो? सीधी बात करो ना। किया क्या है तुम्हारे लाडले ने? लाडला तो तुम्हारा भी था, मेरा ही क्यों? माँ जी ने उन्हें सीधे देखते हुए कहा, जिन जिनका बकाया था उन सबसे वसूल करके शाम ने सट्टा खेलकर सब गंवा दिया। पर उनकी बात पूरी होने से पहले ही बाबूजी उछलकर बैठ गए। क्या क्या कह रही हो? श्यामू ने? गुस्से के कारण उनकी आवाज़ ही नहीं, सारा शरीर कांप रहा था। माँ जी ये सब पहले से ही जानती थीं। बड़े ही शांत स्वर में बोली, गलती किसी की नहीं, श्यामू पढ़ा लिखा नहीं, दुखी है, सट्टे में रुपया गंवा दिया। और चीखो मत, राजू ने रुपया और कमाने के लिए ट्यूशनें भी शुरू कर दी हैं, अपनी बहू को भी काम पर लगा दिया है। अब दोनों मियाँ बीबी तुम्हारे घर में ढेरों रुपया ला कर देते हैं। श्यामू कुछ कर नहीं सकता, ना नौकरी ना मेहनत मजूरी, उसे सट्टे से ही धन खींच खांच कर लाने की सोची, ये तो अपनी अपनी सामर्थ्य की बात है। फटी फटी आंखों से चुपचाप बाबूजी माँ को देखते ही रह गए। आगे वो ही बोली, कितना चाहती थी कि श्यामू भी थोड़ा पढ़ जाए, पर तुमने। मेरे चाहने न चाहने से ही कुछ होता था क्या? राजू ने क्या मेरे चाहने से ही पढ़ा इतना? कितनी गालियाँ देता था मैं, फिर तुम ही कहाँ खुश थी उन दोनों से? थके हारे से बाबूजी लेट गए और माँ जी खाली गिलास उठाकर चली गईं। अभी तक घर में रीति सी चली आई थी कि जब भी रीता दीपक की तथा राजू के पुत्रों शिवम और देवम की मासिक परीक्षाएं होती, वे अपनी रिपोर्टों पर बाबूजी से चुपचाप हस्ताक्षर करवा लेते और बाबूजी ने कभी निगाह उठाकर देखने का भी कष्ट नहीं किया कि वे पास हुए हैं या फेल। वे तो राजुओं को गालियां देते कि नन्हे नन्हे बच्चों को, जिनकी खेलने खाने की उम्र है, पढ़ाई जैसे नीरस काम में लगा दिया। लिख पढ़ भी लेंगे जब थोड़े बड़े हो जाएंगे। अरे पढ़ाई लिखाई उनके लिए है जो बिना इसके जिंदा न रह सकें। हमारे लिए क्या है? घर में इतना धन है कि घर बैठे खाए तो भी 7 पुश्तों तक न चुके। पर अब की बार जब 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली रीता ने अपनी मासिक रिपोर्ट बाबूजी के सामने रखी तो वे तमक कर उठ बैठे। रीता 8 विषयों में से 6 में फेल थी। अंकों के नीचे खिंची लाल लकीरें जिससे चीख चीख कर बता रही थीं कि वो फेल हो गई। क्यों री, ये पढ़ाई है तेरी? 6 विषयों में फेल है? ले जाओ इसे मेरे सामने से, मैं नहीं करता हस्ताक्षर। रीता सन्न रह गई। दीपक, शिवम और देवम बाबूजी की दहाड़ सुनकर गीदड़ों की तरह दुबक गए और हैरान होने लगे। अब की बाबूजी को क्या हो गया?
चारों की चोर दृष्टि एक दूसरे से जैसे चुपचाप पूछ रही थी। जवाब किसी के पास नहीं, और पास भी चारों में से कोई नहीं हुआ था। राजकिशोर की 2.5 वर्ष की बेटी पूनम ने आकर बाबूजी के गले में हाथ डाल दिए। बाबूजी, हमें पहियों पर घूमने वाली रेलगाड़ी मंगा दो ना, जैसी अनु के पास है। पहले की बात होती तो पूनम के मुंह से निकलने की देर होती और गाड़ी आ जाती, पर अब बाबूजी की आंखों में आंसू भर आए और उसे उन्होंने सीने से चिपटा लिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी लाड़ों के लिए पटरियों पर चलने वाली रेलगाड़ी आएगी और उसमें से धुआं निकलेगा, वो छुक छुक बोलेगी। देवम हंस पड़ा। नहीं बाबूजी, उसमें धुआं नहीं निकलता, वो तो बिजली से चलती है। आज ही मंगा दो ना बाबूजी, पूनम मचल उठी। आज ना बाबा, अभी तो इतनी छोटी सी है, गाड़ी चलाएगी, कहीं एक्सीडेंट कर बैठी तो? ना बाबा, बहुत नुकसान होगा। बाबूजी भी पूनम की तरह मचल कर बोले। नहीं नहीं, नहीं होता है, ऐसी रेल अनु भी तो चलाती है। पूनम रुआसी हो रही थी। उतनी छोटी गाड़ी का क्या करेगी? मैं तेरे लिए बड़ी सी मंगाऊंगा, थोड़ी बड़ी हो जा बस। कब बड़ी होंगी बाबूजी मैं? जल्दी हो जाएगी बड़ी, बस पढ़कर। जितना पढ़ेगी उतनी ही जल्दी बड़ी होती जाएगी। दीपक, रीता, देवम, शिवम सभी हंसने लगे। बाबूजी ने एक बार मुस्कुराकर बच्चों को देखा और बोले, क्यों रे, हंसते क्यों हो तुम लोग? पढ़े लिखे बिना कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। अच्छा दीपक, अपनी किताब तो ला, देखूं क्या पढ़ता है तू। दीपक घबरा गया। रीता, देवम, शिवम तीनों चुपचाप खिसक गए। दीपक साहब पकड़े गए। पढ़ना लिखना तो उनमें से किसी को भी अच्छा नहीं लगता था, पर दीपक बड़ा ही ढीठ हो गया था। कहता, मेरी समझ में नहीं आता बाबूजी को आजकल क्या हो गया है, पहले तो ऐसे नहीं थे। पता नहीं क्यों दुनिया में पढ़ने लिखने का रिवाज चलाया गया है। अगर कोई भी नहीं पढ़ता तो क्या नुकसान हो जाता? पर उसमें इतना साहस नहीं था कि बाबूजी को धोखा देकर इधर उधर खिसक जाए, और वे कोई भी पुस्तक उसके बस्ते में से खोल बैठते तो एक एक शब्द पढ़वा कर उसके अर्थ पूछ कर दीपक को रुला ही देते। अक्सर वो चारों बच्चों को साथ बैठा लेते। लाख उन्हें कुछ ना मालूम हो, पर उनकी उपस्थिति में बच्चों को कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही पड़ता। ये तो हो नहीं सकता कि वे उनके सामने कागज़ों पर कट्टम कट्टा खेलने लगते। उस दिन माँ जी किसी काम में लगी थीं। छोटी बहू बाबूजी को दूध देने गई। बाबूजी लेटे लेटे कुछ पढ़ रहे थे। बहू को सामने देख एकाएक उठ बैठे। बोले, बहू रानी, एक बात है बेटी। एक क्षण कुछ जैसे झिझकी हों, फिर अपने तकिए के नीचे से कॉपी खींचकर निकाल ली और बोले, ये थोड़ा सा कुछ लिखा है, देखना ठीक लिखा है या नहीं बेटी। राजू को कुछ ना बताना। मैं आगे वो कुछ कह ही नहीं सके। करुणा हाथ में कॉपी लेकर धीरे से चली गई। अपने कमरे में आकर कॉपी खोली तो उसे लगा जैसे कंठ में कुछ अटकने सा लगा है। यहाँ से ना हटी तो शायद अभी रो ही पड़ेगी। राजकिशोर के सामने ही, जो चुपचाप अपने पलंग पर पड़ा कुछ पढ़ रहा था, फिर कैसे छुपाएगी बाबूजी की बात। करुणा आंखों में आंसू भरे रसोई में आ गई। कॉपी में टेढ़े मेढ़े अक्षरों में हिंदी व अंग्रेज़ी के ना जाने कितने शब्द लिखे पड़े थे, कहीं सही कहीं गलत। तो आजकल बाबूजी सारे दिन यही किया करते हैं, लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं। सारे दिन बच्चों को ही नहीं पढ़ाते, स्वयं भी पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। उसे ऐसा लगा जैसे बाबूजी एकाएक छोटे से बच्चे बन गए हों। कितने दयनीय, कितने निरीह। दुकानें जला दी गई थीं। सभी को दुख हुआ था। राजकिशोर व करुणा को भी दुख हुआ था, पर अब न जाने क्यों बाबूजी का ये रवैया देख, बच्चों के अध्ययन के प्रति उनको उतना ध्यान देते देख उनका मन संतोष एवं उत्साह से भर उठा था। करुणा चुपचाप नित्य बाबूजी की कॉपी ठीक कर दिया करती और आगे का काम लिख दिया करती, और हर शाम को बाबूजी दुगने उत्साह के साथ उसके हाथ में अपनी कॉपी सरका दिया करते। माँ जी सारे दिन घर की व्यवस्था देखती। पहले जितने नौकर भी तो घर में नहीं रहे थे। खाली समय में वो या तो छालियाँ काटती या स्वेटर बुना करती। छमाही परीक्षा पास आ गई थी। उस दिन बाबूजी चारों बच्चों को समेटे बैठे थे। दोपहर से शाम हो गई थी। बाबूजी खुद तो उठे ही नहीं, बच्चों को भी नहीं उठने दिया। माँ जी झल्ला उठी। आखिर तुम्हें हो क्या गया है?
इन बच्चों को कब तक पढ़ाओगे? कब तक बैठेंगे ये लोग? खेलने नहीं जाएंगे क्या? खेलेंगे खेलेंगे। दीपक, तू ये 2 सवाल और कर ले, फिर तेरी चाची आए तो ये सारा काम दिखा देना। बाबूजी हंसते हुए बोले। खुश हो जाएगी वो तेरा इतना सारा काम देखकर। और रीता, तूने अंग्रेजी के वो सारे जवाब तो अभी लिखे ही नहीं, तेरी चाची से क्या बताएगी? दीपक ने इतना काम किया, रीता पिछड़ गई? ना बाबा ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रीता मुस्कुराने लगी। कुछ भी हो, बाबूजी के सारे दिन की घेर घार से उसे कुछ तो पढ़ना ही पड़ता था। पढ़ती तो कक्षा में भी धीरे धीरे तेज होने लगी। जो बच्चे रेंगना भी नहीं चाहते थे, वे अब जैसे ओलंपिक रेस में दौड़ लगाने की इच्छा करने लगे थे। उस दिन माँ जी आईं तो पूछने लगी, राजू कह रहा था कि इंश्योरेंस का पैसा मंजूर हो गया है, भला कब तक मिल जाएगा? दोनों नहीं तो एक दुकान तो खुल ही जाएगी ना, क्यों? बाबूजी चारों बच्चों को समेटे बैठे थे। हाँ रे देवम, तूने इतिहास के सवाल कर लिए जो तेरी अम्मा ने करने को दिए थे? उन्होंने जैसे ही माँ जी की बात को सुना ही नहीं, वो झल्ला गईं। मैं पूछती हूँ तुम्हें हो क्या गया है? उन्होंने हाथ का स्वेटर एक ओर पटका और बाबूजी के हाथ से पुस्तक छीन ली। कहाँ तो पढ़ाई लिखाई के नाम से छूत के रोग की तरह भागते थे, कहाँ अब चिरचिटे की तरह चिपट गए हो, जैसे दुनिया में दूसरी कोई बात ही ना रह गई हो। हाँ हाँ, किताब क्यों छीन ली मेरी? अपना स्वेटर बुनो ना तुम। हाथ से काम करो और मुंह से बात करो, तुम्हारे स्वेटर के फंदे गिर जाएंगे। गिर जाने तो फिर उठा लूँगी, माँ जी खिसिया कर बोली। पर मैं पूछती हूँ, दुकानों का रुपया? माँ जी की बात सुनकर बाबूजी की आंखों में जैसे कोई ज्योति सी जल उठी। उन्होंने एक तेज़ निगाह से माँ जी की ओर देखा और जैसे बड़े गहरे से बोले, तुम अपने स्वेटर के फंदे उठा लोगी, पर मैं जो फंदे दिन रात डालने की कोशिश कर रहा हूँ, इनमें से एक भी गिर गया तो फिर नहीं डाल सकूँगा। आंखें फाड़े माँ जी देखती रह गईं। अरे इनका कहीं दिमाग तो नहीं फिर गया? दिन रात सोच में डूबे डूबे इन अनजानी किताबों में माथा पच्ची करते करते वो रुआसी हो गई और बोली, ये दुकानें क्या जल गईं कि हमारे घर में उजाला कर गईं? बाबूजी ने बात पूरी कर दी। माँ जी को जैसे चक्कर आ गया। पागलपन का कोई लक्षण तो दिखे? अच्छे भले बैठे बैठे कैसी बहकी बहकी बातें करने लगे। उनकी आंखों में आंसू छल आए। बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? आज कैसी बात कर रहे हो? मैं दुकानों की बात कर रही हूँ, बीमे के रुपयों की। देखो, ये रुपया, ये दुकानें सब ठीक है, पर सब कच्चे धागे हैं। इनसे बुनी ज़िंदगी एक झटके में टूट कर टुकड़े टुकड़े हो सकती है। हम सोचते थे इतना धन है, इतनी साख है कि 7 पुश्तें खाएंगी तो भी न चुकेगा, पर क्या रहा? एक हल्के से झटके में सब टूट कर बिखर गया ना। पर बीमे का पैसा मिलेगा तो? हाँ, मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। श्यामू दुकान खोल लेगा। पर मुझे तो उस बीमे से बड़े ये 4 बीमों को सहेजना है। श्यामू की माँ, इनकी ज़िंदगी के स्वेटर को इतने मजबूत धागों से बुनना है, इतनी होशियारी से बुनना है कि एक भी फंदा ना छूटे। माँ जी को जैसे कुछ समझ आ रहा था, कुछ न समझ आ रहा था। एक अनबूझ पहेली बूझती सी खड़ी ही रह गई। पर रीता, दीपक, देवम और शिवम चारों ने उस बात को सुनकर जैसे उसी समय अपनी बुनी जाने वाली ज़िंदगी में कुछ और फंदे अपने आप भी डाल लिए। आत्मविश्वास के, कठोर परिश्रम के, दृढ़ चरित्र के। और अपने बाबा की डबडबाई गहरी आंखों में उन्हें अपने भविष्य के वे रूप दिखने लगे जो वे गढ़ रहे थे, बुन रहे थे, हर क्षण हर पल। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका शीला इंद्र जी की लिखी हुई कहानी स्वेटर के फंदे। उम्मीद है ये खूबसूरत कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि विद्या धन ही ऐसा धन है जिसे न कोई जला सकता है और न कोई चोर चुरा सकता है। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल भी सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।